गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन इनिशिएशन का रेगुलेशन पढ़ेंगे। दरअसल पिछले लेक्चर में हम लोग ओआरआईसी का डिटेल स्टडी किए थे, साथ ही साथ इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए प्रोटीन के बारे में पूरा डिटेल स्टडी किए थे, जिसमें उसके चारों डोमेन का फंक्शनल रोल के बारे में भी हम लोग स्ट्रक्चरली पढ़े थे। आज हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे। इनिशिएशन रेप्लिकेशन इनिशिएशन के लेवल पे जो एट द लेवल ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन जो रेगुलेशन होता है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चूँकि इलोंगेशन पढ़ सकते थे, लेकिन ज़्यादा सही एक्यूरेट तरीका ये होता है कि हम लोग इनिशिएशन पढ़ के इनिशिएशन के बाद उसका रेगुलेशन के बाद हम लोग इलोंगेशन पढ़ेंगे। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है ये रेप्लिकेशन को पढ़ने और समझने का। अलग अलग जैसे इसके रेप्लिकेशन इनिशिएशन के लेवल पे अगर रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेशन जरूरी है। बैक्टीरियल प्रोकैरियोट सेल के अंदर रेप्लिकेशन इनिशिएशन का रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि सेल टाइटली कोऑर्डिनेट में वर्क करता है कि सेल डिवीजन अगर एक बार बैक्टीरिया का सेल डिवाइड कर रहा है तो एक ही बार उसका डीएनए रेप्लिकेट करना चाहिए, साथ ही साथ टाइम प्रिसाइजली टाइम में रेप्लिकेट करे, उसके लिए भी रेप्लिकेशन इनिशिएशन रेगुलेशन जरूरी है। तो अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग लेयर में ये बाय डिफरेंट मैकेनिज्म ये रेगुलेट होता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन इनिशिएशन रेगुलेशन का, वो है रीडा सिस्टम ऑफ रेगुलेशन। तो हम लोग रेगुलेशन पहला रेगुलेशन पढ़ते हैं, रेगुलेशन बाय रीडा सिस्टम। रीडा सिस्टम देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन बाय रीडा सिस्टम। इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप इस लेक्चर को अंत तक देखें, हम लोग 7-8 लेयर में रेगुलेशन को पढ़ेंगे। ये रीडा सिस्टम से कैसे रेगुलेट होता है, साथ ही साथ सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, डैट ए मेडिएटेड रेगुलेशन क्या है, ये सारे के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इसलिए ये अंत तक वीडियो देखना ना भूलें। देखिए रेगुलेशन बाय रीडा सिस्टम, रीडा एक्चुअली क्या है? रीडा को मतलब, रीडा का फुल फॉर्म अगर बोले आपको, रेगुलेटरी इनएक्टिवेशन ऑफ डीएनए प्रोटीन। देखिए होता क्या है, सेल के अंदर सेल रेप्लिकेशन साइकिल के अंदर ये जो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इस साइकिल के अंदर डीएनए एटीपी का कंसंट्रेशन फ्लैक्चुएट करता है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन डीएनए इनिशिएटर प्रोटीन जो है वो एक्टिव फॉर्म में एटीपी के साथ है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। अगर आप वो लेक्चर ना देखे हो तो जरूर ओआरआईसी का लेक्चर देखें। बहुत डिटेल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे CSIR और गेट के कंसर्न से अगर समझें तो वो सारे टॉप जो जिस ओआरआई से जो क्वेश्चन आता है वो सारा डील उस लेक्चर में किया गया है, आप जरूर देखें। तो देखिए जो इनिशिएटर प्रोटीन है डीएनए प्रोटीन, वो दरअसल फ्लैक्चुएट करता है डीएनए रेप्लिकेशन साइकिल के अंदर, ये फ्लैक्चुएट करता है। अब देखिए ये जो डीएनए एटीपी का लेवल है, डीएनए एटीपी लेवल की बात करें अगर, ये लेवल इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इनिशिएशन। देखिए रेप्लिकेशन इनिशिएशन के समय ये डीएनए एटीपी का लेवल इंक्रीज करता है। अब देखिए जैसे सेल इनिशिएशन से इलोंगेशन फेज के अंदर इंटर कर गया तो इसका लेवल बेसिकली ड्रॉप होना चाहिए, यही इसका रेगुलेशन है। मतलब इनिशिएटर प्रोटीन को जो एक्टिव प्रोटीन है, इसके डीएनए एटीपी जो हायर कंसंट्रेशन में है ड्यूरिंग इनिशिएशन, इसको डीएक्टिवेट करना है, इनएक्टिवेट करना है। इसीलिए सिस्टम का नाम है रीडा सिस्टम, रेगुलेटरी इनएक्टिवेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए को इनएक्टिवेट करना है। इसका इनएक्टिवेशन कैसे होता है? डीएनए का एटीपी में कन्वर्ट हो जाना उसका इनएक्टिवेशन है।
अब देखिए ये क्यों, क्योंकि साइकिल के अंदर अगर डीएनए ए एटीपी का कंसंट्रेशन अगर हाई रह गया तो फिर से ये इनिशिएशन शुरू कर सकता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए बैक्टीरिया के पास रीडा सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है। अब इसके अंदर देखिए डीएनए ए एटीपी लेवल को रेगुलेट करना है, मतलब इसको रिप्रेस करना है, इनएक्टिवेट करना है। अब देखिए होता क्या है, डीएनए ए के पास, डीएनए ए प्रोटीन है, इसके पास इंट्रिंसिक हाइड्रोलिसिस का कैपेसिटी वीक है लेकिन वीक है, मतलब ये डीएनए ए एटीपी को हाइड्रोलाइज डीएनए ए एटीपी में कर सकता है लेकिन स्ट्रांगली नहीं कर सकता। तो इसके लिए असिस्टेंस, इसको एक और प्रोटीन का जरूरत पड़ता है जो रेप्लिजोम मैशिनरी का एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। वो डीएनए पॉलीमरेज 3 के अंदर एक बीटा स्लाइडिंग क्लैंप है। जब डीएनए पॉलीमरेज 3 में हम लेक्चर कर रहे थे तो आपको बताए थे कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक इंपॉर्टेंट सब यूनिट है बीटा क्लैंप, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप। डीएनए पॉलीमरेज का प्रोसेसिबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्लैंप, ये बीटा क्लैंप के साथ, जैसे अगर सिंपली अगर आपको प्रीवियस लेक्चर को कोरिलेट करके अगर आपको बताएं तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके अंदर देखिए ये 9-mer रीजन था, 2 ही रीजन बना रहे हैं, ये 9-mer रीजन है। इसके अंदर ये डीएनए ए प्रोटीन है, ये देखिए ये प्रोटीन है, ये क्या है, डीएनए ए प्रोटीन एटीपी एसोसिएटेड है। यहाँ 13-mer रीजन था, यहाँ 13-mer रीजन था, को याद होगा ये 13-mer रीजन था, 13-mer। अब जैसे ये डीएनए 13-mer से इंटरैक्ट करता है तो यहाँ पे चूंकि 80 रिच सीक्वेंस है 13-mer, यहाँ पे बबलिंग होगा, माने हेलिक्स यहाँ से ओपन होगा, मतलब आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये हेलिक्स 13-mer में यहाँ खुल गया। अब देखिए यहाँ हेलिक्स खुलने के बाद सबसे पहला डिस्कशन किए थे कि सबसे पहला प्रोटीन इसके साथ आके इंटरैक्ट करता है हेक्सामेरिक प्रोटीन जिसको बोलते हैं डीएनए बी। ठीक है, डीएनए बी प्रोटीन आके इंटरैक्ट करता है। इस डीएनए बी प्रोटीन को लोड करने में डीएनए सी लोडर है, इसके बारे में भी बात किए थे। साथ ही साथ ये भी हम लोग बात किए थे कि इसके अंदर जैसे हेलिक्स आगे आगे ओपन हेलिक्स होते रहेगा, आगे आगे हेलिक्स खुलते रहेगा ये डीएनए का, तो उसके साथ होगा क्या कि ये हेलिक्स सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए यहाँ एसएसबी प्रोटीन कोऑपरेटिव वे में एक दूसरे से बाइंड करके टेट्रामेरिक होता है एसएसबी प्रोटीन, ये इस पे पूरे लेयर पे ये टेट्रामेरिक ये कवर करता है इसको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड होगा, ये सेकेंडरी कन्फर्मेशन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना सकता है जो लीथल होगा, तो इसीलिए ये एसएसबी प्रोटीन एक्ट करता है। लेकिन इसके बाद आपको बताए थे कि डीएनए बी के साथ डीएनए जी प्रोटीन इंटरैक्ट करता है, माने ये प्राइमेज है। डीएनए जी इज व्हाट, इट्स अ प्राइमर बनाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 डीनोवो सिंथेसिस नहीं करता आरएनए पॉलीमरेज की तरह, इसको प्राइमर चाहिए फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखिए इसके बाद ही हमारा ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज 3, और इस डीएनए पॉलीमरेज 3 में बीटा स्लाइडिंग क्लैंप है। अब आपको सारा सीन याद आ रहा होगा मेरे डीएनए पॉलीमरेज 3 लेक्चर का भी, पिछले लेक्चर का को भी कोरिलेट करके देखें तो यहाँ पे देखिए हम ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये बीटा क्लैंप है, ये बीटा क्लैंप और इसके साथ ही डीएनए पॉलीमरेज 3 है। अब देखिए इस बीटा क्लैंप के साथ, इसी बीटा क्लैंप के साथ, ये जो बीटा क्लैंप है इस बीटा क्लैंप के साथ आके हमारा ये जो प्रोटीन है ये बीटा क्लैंप के साथ एसोसिएट हो जाता है ये डीएनए ए एटीपी। ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डीएनए के पास इंट्रिंसिक हाइड्रोलिसिस कैपेसिटी वीक है, इसको असिस्टेंट चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 बीटा सब यूनिट के साथ ये इंटरैक्ट करता है। अब ये बीटा सब यूनिट के साथ जैसे इंटरैक्ट करता है तो इसके पास एक बात आपको बताएं कि इसके पास
ये इस डीएनए ए के पास एक्चुअली डीएनए ए ट्रिपल ए सेंसर 2 मोटिव होता है, ये याद रखेंगे आप। डीएनए ए ट्रिपल ए सेंसर 2 मोटिव किसके पास? डीएनए इनिशिएटर प्रोटीन के पास। अब इस डीएनए ए मोटिव सेंसर 2 मोटिव के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस सेंसर 2 मोटिव के पास, इस सेंसर 2 मोटिव के पास एक और स्पेसिफिक आर्जिनिन, ये जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन 334 आर्जिनिन 334 नंबर का आर्जिनिन, ये एक्चुअली असिस्ट करता है डीएनए ए को, ये असिस्ट करता है, ये आर्जिनिन 334 असिस्ट करता है डीएनए ए को हाइड्रोलिसिस के लिए। मतलब कि अब ये डीएनए ए एडीपी में हाइड्रोलाइज हो गया, मतलब ये इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, ये इनएक्टिव हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये डीएनए ए एडीपी इनएक्टिव हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले या पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़े थे कि डीएनए ए अगर एटीपी के साथ एसोसिएटेड है तो ये एक्टिव है, ये याद रखना होगा। और डीएनए ए एटीपी के साथ एसोसिएटेड है तो ये इनएक्टिव है। लेकिन इसके डीएनए ए का बाइंडिंग कैपेसिटी एटीपी और एटीपी का सेम ही होता है, लेकिन इसका एक्टिविटी, एक्टिव और इनएक्टिव डिपेंड करता है बाइंडिंग से, कि आइदर अगर एटीपी एसोसिएटेड है मतलब एक्टिव है, ये इनिशिएटर प्रोटीन एक्टिव है, लेकिन अगर ये एटीपी एसोसिएटेड है मतलब ये इनएक्टिव है। लेकिन बाइंडिंग कैपेसिटी विद डीएनए सिमिलर है दोनों के लिए, आइदर एटीपी और एटीपी। ठीक है, अब देखिए आर्जिनिन 340 जो है ये हाइड्रोलाइज कराने में मदद किया। इस नंबर को आप याद रखेंगे, ये कहां पाया जाता है? ये सेंसर 2 मोटिव के अंदर पाया जाता है। अब देखिए इतना ही नहीं, इस डीएनए ए इनएक्टिव फॉर्म में, ये जो डीएनए ए है एटीपी का इनएक्टिव फॉर्म, इसके साथ एक प्रोटीन आके बाइंड करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एचडीए हडा प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CSIR नेट में बहुत बार पूछे हुए हैं। देखिए हडा का क्या मतलब हुआ? होमोलोगस टू, इसको बोलते हैं होमोलोगस टू डीएनए ए प्रोटीन। क्या बोलते हैं? होमोलोगस टू डीएनए ए प्रोटीन। ये दरअसल इस इनएक्टिव के साथ, इस इनएक्टिव फॉर्म के साथ एक्चुअली ये बाइंड कर जाता है, ये हडा प्रोटीन। ये जब बाइंड करता है इसका मतलब है कि ये ब्लॉक कर दिया फर्दर, इट ब्लॉक्स फर्दर एटीपी का एटीपी में कन्वर्जन, जब तक कि सिग्नलिंग नहीं हो कि फिर से इनिशिएशन होना है, तब एटीपी में कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये हटा। अब देखिए इससे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस कलर से लिखते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी हडा के ये जो प्रोटीन है एचडीए, इसी तरह का एक और प्रोटीन है एचडीए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से रिमाइंड करा दें, ऑप्शन में आपको रहेगा इस तरह का। ये जो हडा प्रोटीन है होमोलोगस टू डीएनए ए प्रोटीन, इसी तरह का एक और प्रोटीन है हडा ए प्रोटीन। ये फंक्शनैलिटी की बात करें तो दोनों ये इस सिमिलर फंक्शन इसके पास भी है, हडा ए के पास भी है, जो हडा के पास सिमिलर फंक्शन है। ठीक है, अब ये लेकिन बैक्टीरिया अलग अलग है। ये हडा प्रोटीन हमारा किस बैक्टीरिया में है? ई कोलाई के अंदर है। ये कहाँ है? ई कोलाई में है। लेकिन ये कहाँ है? ये हडा ए प्रोटीन क्या है? एक बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, कॉलोबैक्टर, ये याद रखना होगा, कॉलोबैक्टर क्रेसेंटस, याद रहेगा, कॉलोबैक्टर क्रेसेंटस। ठीक है, ये एक्वाटिक बैक्टीरिया है। इस एक्वाटिक बैक्टीरिया में ये हडा ए पाया जाता है और फंक्शनली हडा के सिमिलर ही है हडा ए, लेकिन ये स्पेसीज अलग है, बैक्टीरिया अलग है। कॉलोबैक्टर क्रेसेंटस में ये पाए जाने वाला
ये प्रोटीन है जो एनालोगस टू फंक्शनली सिमिलर है हड्डा के। उसी तरह से देखिए एक और प्रोटीन है, ये ऊपर लिख देते हैं। देखिए ये एक और प्रोटीन है, यब्बा ए प्रोटीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, यब्बा ए प्रोटीन, YBA प्रोटीन, यब्बा ए प्रोटीन। ये क्या है यब्बा ए प्रोटीन? ये सिमिलर है, फंक्शनली सिमिलर है, सिमिलर टू हड्डा ए, हड्डा एंड प्लस ये दोनों के फंक्शनली सिमिलर है। लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये बैक्टीरिया डिफरेंस है। ये बैसिलस सबटिलिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। किस बैक्टीरिया में? देखिए बैसिलस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बैसिलस सबटिलिस। इस बैक्टीरिया के अंदर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये प्रोटीन यब्बा ए प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन फंक्शन की बात करें, यब्बा ए का सिमिलर फंक्शन होता है हड्डा का, हड्डा से भी हड्डा बी का, हड्डा ए का भी फंक्शन सिमिलर है। तो इसीलिए आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना पड़ेगा, कोलोबैक्टर क्रेसेंटस। आपको ये हड्डा ए उसमें पाया जाता है, हड्डा इकोलाई में, और यब्बा ए प्रोटीन पाया जाता है बैसिलस सबटिलिस में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पता रहना चाहिए। इस तरह से रीडा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। रीडा सिस्टम ऐसे ही एक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा दूसरा मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, उसको भी डील करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म हम थोड़ी देर पहले शुरुआत में बोले थे कि अलग अलग लेयर के अंदर बैक्टीरिया में रेगुलेशन का अलग अलग मैकेनिज्म है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रीडा सिस्टम है, जिसमें हम लोग अभी बात किए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है रेगुलेशन का, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन इसको आप जरूर नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। अब देखिए, ये दूसरा एक रेगुलेशन का सिस्टम है, उसको बोलते हैं हम लोग द रेगुलेशन बाय सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन एक मैकेनिज्म है, इसको अभी समझते हैं। उससे कैसे रेगुलेट होता है इसको भी देखते हैं। देखिए रेगुलेशन बाय, इसको हम लोग बोल रहे हैं ये रेगुलेशन बाय सेक्वेस्ट्रेशन मेथड, सेक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है, जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर जब हम लोग पढ़ रहे थे ओराई, तो आपको बताए होंगे कि ओराई के अंदर दो रीजन है। 9 मर इंपॉर्टेंट रीजन है, और सारा रीजन है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट रीजन है, 9 मर एंड 13 मर, ठीक है। ये देखिए, ये जब हम बोल रहे थे तो आपको बताए होंगे कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है बैक्टीरिया के अंदर, ये देखिए अगर हम ऐसा बोल दें तो ये देखिए 13 मर, ये 9 मर रीजन है। 4 बना रहे हैं, ये 4 9 मर का रीजन हम बना रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा बुक, जैसे अगर आप ये वाटसन पढ़ते हैं तो इसमें 5 साइट दिखाया होगा, 5 साइट, वो भी सही है। 4 साइट अगर आप जीन 10 पढ़ते हैं तो उसमें 4 साइट होगा। बहुत सारा रिसेंट जर्नल के अंदर 4 ही मर साइट दिखाता है, इसलिए हम जनरली 4 ही दिखाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 13 मर 3 साइट है, यहाँ पे इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये 13 मर है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आपको बताए होंगे कि इस पूरे ओराई साइट जो 245 बेस पेयर का साइट है, इस 245 बेस पेयर के साइट में पूरे ओराई सेट में 11 कॉपीज ऑफ GATC सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। अब देखिए ये GATC सीक्वेंस है, ये डिस्पर्स है पूरे ओराई सीक्वेंस, ओराई रीजन के अंदर। अब ये डिस्पर्स है, ये क्या करता है, ये GATC सीक्वेंस एक तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोम समझते होंगे, पैलिंड्रोम का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA विच हैव 2-fold रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे डिफाइन करते हैं किसी भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। जितना तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है वो सारा पैलिंड्रोमिक्स होता है। ऑपरेटर आप पढ़ते हैं, ऑपरेटर भी पैलिंड्रोमिक होता है। तो ये GATC साइट बेसिकली ये पैलिंड्रोमिक साइट है।
ये क्यों इसके अंदर यहाँ पे ओराई रीजन के अंदर ये रेगुलेशन में कैसे वर्क करता है, इसी बात को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारा दो स्ट्रैंड है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम और 5 प्राइम, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड में हम ये GATC साइट लिखते हैं। GATC 11 कॉपी होता है, लेकिन हम 2 ही यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। इसका कंप्लीमेंट्री होगा इसमें CTAG, इसका भी कंप्लीमेंट्री होगा CTAG। ये दोनों स्ट्रैंड है। आप देखिए जब ये पैरेंटल दो स्ट्रैंड है DNA का, ये डबल स्ट्रैंडेड है, और उस ओराई रीजन के अंदर, ये ओराई रीजन है, ये ओराई, इसके अंदर जो GAT सीक्वेंस है, रेगुलेटरी सीक्वेंस, इसमें क्या होता है कि इस सीक्वेंस के अंदर मिथाइलेशन होता है। एडेनिन पे मिथाइलेशन होगा एक एंजाइम के मदद से, जिसको बोलते हैं डैम मिथाइलेज। इस एंजाइम का क्या नाम है? डैम मिथाइलेज। ये बेसिकली एडेनिन के नाइट्रोजनस बेस नंबर 6 पे मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। ये एडिंग क्यों होता है सेल के अंदर? ये एडिंग रेप्लिकेशन के दौरान स्ट्रैंड डिफरेंशिएशन के लिए होता है, टैगिंग सिस्टम के लिए होता है कि पैरेंटल स्ट्रैंड कौन है, जो अभी स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड बना है, उस स्ट्रैंड से डिफरेंशिएट करने के लिए मिथाइलेशन एक तरह का टैगिंग सिस्टम है। तो अब देखिए ये मिथाइलेशन एडेनिन पे ही होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो ये नाइट्रोजनस बेस नंबर 6 पे हो गया। अब देखिए एक बात है कि जब ये यहाँ मिथाइलेशन, सब एडेनिन पे मिथाइलेशन हो जाएगा, 11 का 11 जो डिस्पर्स GATC साइट है, सब में मिथाइलेशन होगा। यहाँ मिथाइलेशन, यहाँ मिथाइलेशन, यहाँ मिथाइलेशन। ये जो मिथाइलेशन हुआ है, इस कंडीशन को बोलते हैं फुली मिथाइलेटेड। क्या बोलते हैं? फुली मिथाइलेटेड। देखिए ये जो फुली मिथाइलेटेड बोलते हैं, फुली मिथाइलेटेड कंडीशन, मिथाइलेटेड कंडीशन, ये एकदम याद रखना पड़ेगा, फुली मिथाइलेटेड कंडीशन। अब देखिए जैसे रेप्लिकेशन हुआ, ये रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन होगा इसमें तो क्या होगा भाई? ये देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम, ये पेरेंटल स्ट्रैंड हम बोल रहे हैं। यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बनेगा, ऐसे बनेगा तो 4, इसका एक और इसका एक, लेकिन हम 2 ही देख के 2 ही स्ट्रैंड लिख के बता रहे हैं, आसान होगा। ये देखिए 3 प्राइम और 5 प्राइम, ठीक है। ये पेरेंटल एक GATC साइट एक ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिथाइलेशन है, पेरेंटल स्ट्रैंड के अंदर मिथाइलेशन है। यहाँ पे जो CTAG सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक है, इसलिए इस पे भी एडेनिन होगा। यहाँ मिथाइलेशन, ये नया स्ट्रैंड बना है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये डाउटर स्ट्रैंड, D से लिखते हैं, ये डाउटर स्ट्रैंड है। इसके A साइड पे मिथाइलेशन नहीं हुआ है, इसके A साइड पे मिथाइलेशन नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मिथाइलेशन इसलिए नहीं होता है कि स्ट्रैंड डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं होता है। अब देखिए रेप्लिकेशन के मार्फत अगर हम बात समझें इसको, तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं जब एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड हो, दूसरा स्ट्रैंड मिथाइलेटेड नहीं हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेमी मिथाइलेटेड, हेमी हाफ, इसको बोलते हैं हेमी मिथाइलेटेड, ठीक है, हेमी मिथाइलेटेड। ये हेमी मिथाइलेटेड। और देखिए हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन के साथ क्या होगा, एक नेगेटिव रेगुलेटर एग्जिस्ट करता है, एक नेगेटिव रेगुलेटर प्रोटीन एग्जिस्ट करता है सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं SEC-A। इसको क्या बोलते हैं? SEC-A, सेक्वेस्ट्रिंग कॉज करता है ये, इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम है रेगुलेशन बाय सेक्वेस्ट्रेशन, SEC-A प्रोटीन। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, SEC-A क्या करता है? निगेटिव रेगुलेटर है। ये क्या है? निगेटिव रेगुलेटर है, निगेटिव रेगुलेटर, ये बात याद रखना पड़ेगा, ये निगेटिव रेगुलेटर है। ये क्या करता है? ये करता क्या है कि ये जो मिथाइलेटेड पेरेंटल स्ट्रैंड में जो मिथाइल ग्रुप है, उसके साथ ये आके बाइंड कर जाता है। और इसका एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि SEC-A कभी भी जब स्ट्रैंड हेमी मिथाइलेटेड स्टेट में हो तभी बाइंड करता है। ये फुली मिथाइलेटेड स्टेट के अंदर, इसके अंदर ये
निगेटिव रेगुलेटर बाइंड नहीं करता है, इसलिए इस तरह से भी ये रेगुलेट करता है। यहाँ पे जैसे ये हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन है तो इस मिथाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे आके इस मिथाइल ग्रुप के साथ सेक ए प्रोटीन, सेक ए यही प्रोटीन जो लिख रहे हैं, सेक ए प्रोटीन इसके साथ आके बाइंड कर गया। अब ये सेक ए प्रोटीन इसके साथ बाइंड कर गया तो क्या होगा, इसके साथ बाइंड करने से ये होगा कि ये जो डाइम मिथाइलेज एंजाइम, डाइम मिथाइलेज, ये डाइम मिथाइलेज ब्लाइंड एंजाइम है, ये कोशिश करता है कि इस एडेनिन को मिथाइलेट करे, मिथाइल ग्रुप इसमें ऐड करें, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेक ए लगा हुआ है तो इसको ये ब्लॉक करता है, ये ब्लॉक करता है, ये ब्लॉक करता है इसके मिथाइलेशन को, ठीक है। तो ये ब्लॉक करता है इसके एडेनिन पे मिथाइलेशन के। इसके ब्लॉकेज से क्या होता है कि इस ओराई साइट पे जो जाके इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करता, उसको भी ये ब्लॉक करता है, ठीक है, उसको भी ये ब्लॉक करता है। मतलब सेक ए इज ए निगेटिव रेगुलेटर, मतलब कि जब तक ये फिर से, जैसे ये काम 1 मिनट के लिए होता है, ये सारा रेप्लिकेशन, ये रेगुलेशन 1 मिनट के लिए, क्योंकि जैसे फिर से स्ट्रैंड पूरी तरह से सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये हेमी मिथाइलेटेड से फुली मिथाइलेटेड कंडीशन में आ गया, फिर से उसका रेप्लिकेशन होगा, तो यही मैकेनिज्म एग्जिस्ट करेगा। ये एक्चुअली दरअसल ये जो सिक्वेस्ट्रिंग का मेथड है ये टाइटली रेगुलेट इनिशिएशन, बैक्टीरियल इनिशिएशन में इसलिए होता है ताकि ये जो स्ट्रैंड बन रहा है इसमें इमीडिएट इनिशिएशन नहीं शुरू हो जाए, इसलिए ताकि इसको ये ब्लॉक करने के लिए इसके पास सिक्वेस्ट्रेशन का मेथड है, और वो प्रोटीन का नाम है सेक ए प्रोटीन, जो इस सीक्वेंस को, इस मिथाइलेशन को, इस डाउटर स्ट्रैंड पे जो एडेनिन है इसको ये मिथाइलेट नहीं होने देता है। और इस मिथाइलेशन के नहीं होने से क्या होगा कि जो इनिशिएटर प्रोटीन है डीएनए ए प्रोटीन, उसको भी ये ब्लॉक करता है। तो इस तरह से ये रेगुलेशन बाय सेक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसे एग्जिस्ट करता है। दूसरा देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रेगुलेशन मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया के केस में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन बाय डैट ए सीक्वेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है ओराई रीजन के अंदर, इसको बोलते हैं डैट ए सीक्वेंस। इसको समझते हैं, बहुत मजेदार है ये रेप्लिकेशन के कंसर्न में। देखिए रेगुलेशन की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग रेगुलेशन बाय, अच्छा ये हेडिंग लिख देते हैं, इसका हेडिंग लिख देते हैं रेगुलेशन। तीसरा रेगुलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तीसरा रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तीसरा रेगुलेशन बाय डैट ए लोकस, ठीक है, रेगुलेशन बाय डैट ए लोकस। अब ये लोकस होता कहाँ है, जैसे देखिए ये हम आपको बोल रहे हैं कि ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये 9वां रीजन है, ये ओराई रीजन है, एक्चुअली लिख रहे हैं ओराई रीजन, ये ओराई रीजन है, ठीक है। ओराई रीजन के डाउन स्ट्रीम तरफ, इधर डाउन स्ट्रीम के तरफ, डाउन स्ट्रीम के तरफ ये 1 kb साइज का, 1 kb साइज का एक सीक्वेंस है जिसको टैट सीक्वेंस बोलते हैं।